तो देखिए जब देखिए क्या बोला है, देखिए जब मांग में परिवर्तन जो है, मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन के ठीक अनुपात में हो। परिवर्तन जब मांग में परिवर्तन के ठीक अनुपात में हो तो मांग की लोच उस समय इकाई लोच के बराबर होती है। देखिए वायदा बाजार बोले तो फ्यूचर मार्केट रेट हम आज तय कर रहे हैं 500 मार्कर कर लेंगे हम 1 महीने के बाद, कुछ जमा राशि होगी, इसको हम बोलते हैं ठेका दिया या वादा किया या वायदा बाजार या फ्यूचर मार्केट। अब बोलते हैं स्पॉट बाजार बोले तो शहरों में ज़्यादा चलती है। स्पॉट जो है बाजार जो है या स्पॉट मार्केट जो है शहरों में मिलता है, तुरंत पेन लिया और चल दिए। देखिए बाजार क्या होती है, जहां वस्तुओं के क्रय विक्रय संबंधी वस्तुओं से संबंधी आय व्यय होता है। यह आवश्यक नहीं है कि बाजार का कोई भौतिक अस्तित्व हो। कोई स्थान विशेष जिस बाजार में वस्तु की बेचे खरीदी जाती है उस वस्तु को हम बाजार कहते हैं। जिस बाजार में साधन विशेष का श्रम बेचे जाएं उसे हम श्रम बाजार कहते हैं। जहां पूंजी या बचत बचत बेची या खरीदी जाती है उसे पूंजी व्यापार कहते हैं। जिस बाजार में विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज किया जाता है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। अगर बात कर लें देखिए कि ऐसा बाजार जिसमें वस्तु या करेंसी तात्कालिक सुपुर्दगी के साथ बेची जाती है उसे स्पॉट बाजार कहते हैं। वायदा बाजार जब व्यापार या वस्तु खरीदी भविष्य में सुपुर्दगी के लिए फ्यूचर के लिए तो उसे वायदा बाजार कहते हैं। जैसे अब बात करें एकाधिकार, है ना, एकाधिकार मोनोपोली तो जानते होंगे। अल्पाधिकार का जैसे संख्या कम हो गई, समझौता ना होते हुए भी समझौता, जैसे कोचिंग की बात है, मतलब तो संख्या कम है, टॉप कुछ कम ही कोचिंग है, लेकिन समझौता ना हुए भी अंदर ही अंदर बात कुछ और। एकाधिकार में क्या होता है, देखिए विक्रेता का फायदा होता है, इसमें बेचने वाले का फायदा होता है कि क्योंकि दुकान एक होती है और मन लेना लो यहाँ से जाओ। द्वयाधिकार में क्या होता है, क्रेता का फायदा होता है। द्वयाधिकार बोले तो दो दुकानदार होते हैं, दो दुकानदार होते हैं तो इसमें एक दूसरे के चक्कर में कस्टमर का फायदा होता है, तो कस्टमर का फायदा होता है बोले तो क्रेता का फायदा होता है। देखिए अल्पाधिकार क्या है, बाजार की ऐसी स्थिति जो अधिक व्यवहारिक और अल्पाधिकार जिसमें फर्मों की संख्या इतनी कम होती है कि जिनके बीच निर्णय संबंधी पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है। इसे हम कुछ विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता की स्थिति भी कहते हैं, अल्पाधिकार को। देखिए बात करें कि जिस क्रिया का संचालन स्वयं कर्ता द्वारा न होकर किसी अन्य के द्वारा हो तो वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं, है ना, मतलब स्वयं कामना करके दूसरों से काम करवाते हैं तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। मैं पढ़ रहा हूँ जिसे मैं पढ़वाना चाहता हूँ। सीता गीता से पत्र लिखवाती है, राम श्याम से पानी भरवाता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं देखिए सकर्मक बोलो तो कर्म होगा, तो सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, इन क्रियाओं का निर्माण जो है मूल धातु में प्रत्यय लगाने से होता है। जिससे पढ़ में क्या होता है, पढ़वाना, है ना, लिखवाना। तो ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, मूल धातु के छोड़कर मूल धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों में प्रत्यय के योग से निर्मित धातुएं नाम धातु कहलाती हैं। मीन्स मूल धातु के अतिरिक्त जो है अन्य शब्दों के प्रत्यय में, मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय के लगने से निर्मित धातुएं नाम धातु कहलाती हैं। और नाम धातु से निर्मित क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। नाम धातु क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। जैसे झूठ से झुठलाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, ये हमारे नाम धातु क्रिया है। जैसे बात करने की अगर दो या दो से अधिक धातुओं के योग से निर्मित क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मेन होती है या संयुक्त क्रिया पहली प्रमुख होती है। जैसे वह लिखा है राम उठकर चल दिया, तो देखिए संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रमुख होती है तो उठकर ये ज़्यादा प्रमुख है, और दूसरी क्रिया पहली क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करती है। जैसे राम उठकर क्या चल दिया, तो उठकर ये प्रमुख है। देखिए बताया मैंने आपको, क्रिया में पहली प्रमुख होती है और दूसरी उसकी विशेषता बताती है। इसी तरह द्विकर्मक क्या होता है, जिसमें दो होते हैं, है ना। जब वाक्य में द्विकर्मक क्या होता है, जब वाक्य में किसी क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो या दो से अधिक कर्म का प्रयोग किया जाता है तो उसे द्विकर्मक कहते हैं। द्विकर्मक प्राय सकर्मक होती है। इन क्रियाओं में प्रथम कर्म पदार्थवाचक तथा द्वितीय कर्म प्राणी बोधक होता है। सीता राधा को भोजन बनाना सिखाती है। सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रियाओं के साथ प्रयोग होने वाली ऐसी क्रियाएं जो अर्थ को पूर्णता एवं स्पष्टता प्रदान करती हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह भीख मांगता था, तो मांगना क्या मुख्य क्रिया है, था क्या है, सहायक क्रिया है।
अगर देखिए बात कर लें, जहाँ पर क्रिया द्वारा जहाँ अर्थ की पूर्णता का भाव प्रकट हो, अर्थात क्रिया असंदिग्ध अर्थ देती है, क्रिया असंदिग्ध अर्थ देती है, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। इसके निर्भेद होते हैं साधारण क्रिया, साधारण क्रिया जहाँ से क्रिया का निश्चय सामान्य रूप प्राप्त होता है। जैसे रमेश कोचिंग जाता है, संतोष चाय पीता है, तो साधारण क्रिया है। संभावना बोधक क्रिया क्या होती है, जहाँ पर अर्थ से किसी प्रकार के संदेह, संभावना या इच्छा या अनुमान की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ पे संभावना बोधक क्रिया होती है। जैसे फॉर्म 2024 तक आएगा। विधिवाचक क्रिया क्या होती है, जहाँ से क्रिया का भाव आज्ञा, अनुमति, उपदेश, निषेध के रूप में व्यक्त होता है, वहाँ पे विधिवाचक क्रिया होती है। सत्य कहा करो, किताब निकालो, यह आज्ञा सूचक है। सत्य बड़ों की सहायता करनी चाहिए, तो हमारा क्या है, ये उपदेश है। और बात कर लेंगे, अगर किसी लड़की जो चोरी छिपे काम करती है तो उसको बोलेंगे अभिसारिका। अगर किसी स्त्री जो है चोरी छिपे जाती है तो अभिसारिका, और खुलेआम कर दी तो सुसारिका। अगर घुंघराले वाले बाल है तो कांकुल्य घुंघराले बाल वाली स्त्री कांकुल्य होती है ना। और क्या लिखा है, प्रमिति का मृत्युआय, अच्छा साधारण मृत्यु क्या बोलते हैं, प्रमिति, साधारण मृत्यु को प्रमिति कहते हैं। अगर बात कर लें कि प्राकृतिक रूप से देखिए, जो लोहा होता है बहुत मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए हम लोहा को कठोर बनाने के लिए इसमें हम कार्बन मिलाते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहे की मिश्र धातु 3 होती हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा के आधार पर देखिए, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कार्बन मात्रा किसमें होती है, ढलवा लोहा में। ढलवा लोहा, फिर स्टील, फिर पिटवा लोहा। देखिए ढलवा लोहे में सर्वाधिक कार्बन की प्रतिशतता होती है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना होती है, तो 2 से 4% तक होती है। अब ढलवा लोहा के मतलब सबसे सर्वाधिक मात्रा इसमें होती है, फिर उसके बाद इससे कम होता है। देखिए स्टील में देखिए हम ज़्यादा ये औद्योगिक स्तर में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा देखिए इसमें कितना होती है, 2 से 4% तक होती है। इसमें कितना होती है, 0.25 से कितना होता है, 1.5% होता है। कभी भी कार्बन 2% से अधिक नहीं होगा। स्टील में जो है कार्बन कभी भी 2% से ज़्यादा नहीं होगा। स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.25 से 1.5% तक। चलते हैं पिटवा लोहा की ओर, सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। देखिए सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है और सबसे ज़्यादा नरम एवं मुलायम धातु होती है। देखिए इसको आघात बलहीनता एवं तन्यता इसमें सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, तो इसलिए पिटवा लोहा को सबसे ज़्यादा हम फैला सकते हैं, है ना। अगर बात करेंगे धातु में, देखिए फ्लोरीन, चाय में मॉलिब्डेनम पाया जाता है, जो फ्लोरोसिस पाया जाता है। लोहे को में देखिए कार्बन, लोहे को मजबूत करने के लिए कार्बन मिलाते हैं। खाद्य जाल सबसे अच्छा बात, लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया है, जो वायु नमी के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है ना। अब बात कर लें कि नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, देखिए नाइट्रोजन, अगर आयरन की कमी होती है तो एनीमिया है, तो विटामिन सी है, B12 या फोलिक एसिड है, B6, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो नाइट्रोजन से मृदा में जो होता है तो नाइट्रेट के रूप में होता है। इसमें जो है नाइट्रोजन किस में होता है, नाइट्रेट के रूप में होता है। और जैव भू रासायनिक चक्र में क्या होता है, जो जीवन के मध्य चलने वाला चक्र होता है। भू बोले तो पृथ्वी के अंदर चलने वाले चक्र। रसायन चक्र के रूप में कार्य करता है। नाइट्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है। हमारे वायुमंडल में सममंडल में समान गैसें पाई जाती हैं, विषममंडल में असमान गैस पाई जाती हैं। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। सममंडल 90 किलोमीटर तक है। नाइट्रोजन की मात्रा फिक्स, हमारे शरीर में ऑक्सीजन 65% तक होता है, तथा नाइट्रोजन जो है 3.2% तक नाइट्रोजन होता है। और कार्बन जो है 16% हमारे शरीर में पाया जाता है। वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा में पहुंचता है, जो नाइट्रेट के रूप में होता है, जिसका प्रयोग पौधे करते हैं। नाइट्रोजन में यूरिया में नाइट्रोजन जो है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। और यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। बोले तो 100 में 46, तो 1000, 1 किलो में 460, तो 2 किलो में 960 किलोग्राम। पर्यावरण में विभिन्न रसायनों का जैव भू रसायन चक्र द्वारा चक्र होता है, जिसके द्वारा जीव विभिन्न रसायनों को प्राप्त करते हैं।
जैव भू रासायनिक चक्र में जैव अपघटक का विशिष्ट महत्व होता है। जैव अपघटन बोले तो कीड़े बोले तो गलना या सड़ना। लकड़ी या पॉलीथीन देखिए जैव अपघटनीय पदार्थ, देखिए जैव अपघटक का मतलब गलना या किण्वन। और लकड़ी या पॉलीथीन जो नहीं गलती है तो इसको बोलेंगे अपघटनीय पदार्थ। देखिए पौधे जीव की जब डेथ होती है तो क्या होता है, जैव अपघटन होता है। जैव अपघटन बोले तो किण्वन या सड़ना होता है। फिर जो है जीव जीव को बोले तो जैव अपघटन क्या होता है, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, और कवक को बोले तो फंगस। ईस्ट जो है कवक ही होते हैं ब्रेड में। देखिए जब जैव अपघटन सड़े गलते हैं तो ये पुनः मृदा में जाते हैं और पोषक तत्व क्या रसायन में होते हैं, और फिर पुनः ये धरती मृदा में जाते हैं। मृदा से क्या जैव भू रासायनिक ये चक्र होता है। अगर बात करें किण्वन क्या, तो सुव्यवस्थित जैव अपघटक का उदाहरण है। जैव अपघटने का उदाहरण कौन सा है, किण्वन जो है सुव्यवस्थित जैव अपघटक का उदाहरण है जिसके द्वारा विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। एल्कोहल में देखिए ईस्ट का प्रयोग होता है। ग्लूकोज कहो या स्टार्च कहो, ग्लूकोज से एल्कोहल देखिए ईस्ट के द्वारा होता है। इसमें एक एंजाइम होता है, कौन सा, जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बना देता है प्राकृतिक रूप से। कौन सा, जाइमेज एंजाइम पाया जाता है ईस्ट में। ईस्ट में जो है ईस्ट में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। ईस्ट एक कवक तो आप जानते हैं। ईस्ट में देखिए जाइमेज एंजाइम पाया जाता है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है। और जब ये एथिल अल्कोहल ना बनकर मेथिल अल्कोहल बोले तो कच्ची शराब जो कि जहरीली शराब होती है, तो ये इसी में होता है। मतलब कि जब अच्छे से ना बदले तो वो बोलते हैं मेथिल अल्कोहल जो कि कच्ची शराब के रूप में पाया जाता है। कुछ पदार्थों का पर्यावरण में जैव अपघटन नहीं होता है, उन्हें जैव अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। जिससे प्लास्टिक, पॉलीथीन ये पदार्थ पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। और अगर बात करने की, देखिए सुझाव जो है क्या होता है, सुझाव एक तरीके से कार्यवाही का काम करता है, सुधार कार्यवाही काम करता है। लेकिन निष्कर्ष देखिए जो आप देखते हैं पूर्वानुमान देखिए क्या होता है वो अलग बात है ना। निष्कर्ष का मतलब है, निष्कर्ष क्या होता है मतलब है ना, निष्कर्ष मतलब क्या होता है। देखिए पूर्वानुमान का देखिए मतलब किसी चीज़ को सोचा होगा तब वो पूर्वानुमान लगाया है। मीन जो ये 3-4 लाइन लिखी हुई हैं तो ये कब, इन 3-4 लाइनों को कब लिखा होगा, मतलब इनको 3-4 लाइन को लिखने से पहले कुछ बंदे ने सोचा होगा। तो इसका इससे लिंक करना कि कौन इससे लिंक होगा तो इसको बोलते हैं पूर्वानुमान, है ना। कोई चीज़ स्टेटमेंट बोल दिया तो इसको कब बोला होगा, इन इन सब बातें जो लिखी हैं कुछ ना कुछ इसको बोल कर ही, मतलब ये जो कुछ सोचा होगा है ना, कुछ माइंड में सोचा होगा तब जाके लिखा होगा तो इसको बोलते हैं पूर्वानुमान। और सुझाव तो कार्यवाही का काम करती है ना। और देखिए आल जो है क्या होता है, आल जो है क्या होता है वन साइड होता है, मतलब एक के लिए एक ही तरफ होता है। और जो वो क्या होता है सम जो है दोनों तरफ होता है। और इसमें आप त्रिभुज तो जानते हो किस तरह मिलता है ना। बाकी तो सब पता ही है आपको।